दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और जानेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं रूप सिंह, जयपाल, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद वही खिलाड़ी है जिसे हॉकी का जादूगर कहा गया है और इन्होंने भारत को सबसे अधिक ओलंपिक पदक जीतने में मदद की है। 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इस समय इस टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद ही थे। हमारा अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। हमारा प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का ये टेक्निकल प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर हम लोग जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। परंतु इस नारा को आबिद हुसैन ने लिखा था और आबिद हुसैन के द्वारा लिखा गया और इसे सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस नारे को प्रचलित किया था, परंतु लिखा था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये लिखा नहीं गया था, ये आबिद हुसैन के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसने दिया था, तो इनमें से कोई नहीं होगा। यदि इसी प्रश्न को पूछा जाता, जय हिंद का नारा किसने प्रचलित किया, तो सुभाष चंद्र बोस होता। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न हमारा है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, ये बहुत ही पॉपुलर नारा है। हम सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं और लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य को हम लोग जानते हैं। ये नारा 4 जुलाई 1944 को जब सुभाष चंद्र बोस जी बर्मा पहुंचे थे अपने सैनिकों के साथ, तो उस समय में सैनिकों के सामने में इन्होंने इस नारे को दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, प्रश्नों को हल करने के समय में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है हमसे, प्रश्न को हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से ऐसे प्रश्न जो हमें देखने में आसान लगते हैं परंतु हम परीक्षा में गलत करके आ जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हमने इसमें संग्रह किया है उन प्रश्नों को, और देखते हैं कि उसमें जो टेक्निकल गलतियां होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करते जाएंगे इस वीडियो में। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रश्न हम लोगों ने कल भी पढ़ा था जो गोलमेज सम्मेलन से संबंधित था। तो गांधी इरविन समझौता, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। हम लोगों ने कल देखा था कि 1931 ईस्वी में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ था जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौता के तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिए थे और वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड गए, जहां चर्चिल ने उसे अर्धनग्न फकीर कहा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है वह होगा
और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी। प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दांडी यात्रा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चौरी चौरा एक बड़ा ही ऐतिहासिक और एक तरह से कहें कि भारत के लिए या ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ये हम लोगों को ये शोभा नहीं देता है। ऐसी घटना क्या थी? घटना ये थी कि कुछ लोग भारतीय क्रांतिकारी मशाल जुलूस के साथ जा रहे थे, तो उसमें से कुछ अंग्रेज अफसरों ने उनमें से कुछ लोग निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज कर दी। तो आक्रोशित भीड़ ने एक थाने को चारों तरफ से घेर लिया, और जब ये लोग थाने में पहुंचे तो सभी पुलिस वाले अपने बैरक में चले गए, और जो हाजत बना होता है उसमें चले गए, और उससे खिड़की की तरफ से सब कहने लगे आओ आओ, अब उकसाने लगे। तो वहीं पर कुछ केरोसिन तेल वगैरह रखा हुआ था, तो इन लोगों ने बाहर से भी एक ताला लगा दिया उसमें बैरक में, और मिट्टी तेल डाल करके पूरे बैरक में आग लगा दिया। ये क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, और जिसे हम लोग चौरी चौरा के नाम से जानते हैं। ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी की घटना है, जो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान में हुआ था, और उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। हालांकि स्थगित करने से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गांधी जी से खिलाफ हो गए और उसका विरोध करने लगे, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन लोगों ने मिलकर के स्वराज दल का भी गठन कर लिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। हमारा अगला प्रश्न है, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? यानी अगर इंडिया मरे तो कौन जीवित रहे? हु लिव्स, कौन जीवित रहे? इफ़ इंडिया डाइज, यदि इंडिया मर जाए। ये प्रसिद्ध रचना है जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत। भारत की प्राचीन भाषा दोस्तों संस्कृत है। संस्कृत भाषा से ही उर्दू और हिंदी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत। हम अगला प्रश्न देखते हैं, नवोदय विद्यालय में दाखला किस कक्षा में होता है? पहली, 7वीं, 6ठी, चौथी। दोस्तों नवोदय विद्यालय ये केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी विद्यालय है, जिसमें बच्चों को आवासीय सुविधा और पढ़ाई की सुविधाएं मुफ्त दी जाती है। यह 6ठी कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच संचालित होता है। तो इसका सही जवाब होगा 6ठी कक्षा। नवोदय विद्यालय में 6ठी कक्षा में बच्चों का प्रवेश होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? उर्दू, अरबी, तुर्की, फारसी। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मुगल काल का दरबारी भाषा फारसी था। चूँकि मुगल फारस से आए थे, इसलिए उनका मातृभाषा जो है वह फारसी था, और मुगल काल में ही उर्दू भाषा जो खड़ी बोली का अंग है उसका धीरे धीरे प्रचलन हो रहा था। ये अपने विकास के कार्यकाल में थे, तो उर्दू को ही मुगलों के काल में रेख्ता कहा जाता था। तो सही जवाब होगा उर्दू। हमारा अगला प्रश्न है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अधिकारवादी सरकार, राष्ट्रपति सरकार। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सरकारें कई प्रकार की होती है,
संसदीय संघीय सरकार, राज्य सरकार और संसदीय सरकार। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संघीय सरकार में। संघीय सरकार में विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि कोई विधायिका जो है ये जनता का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, और कार्यपालिका ये कार्य कराने के उत्तरदायी होते हैं, जबकि किसी भी कानून को बनाने का, उसमें संशोधन करने का अधिकार सरकार को या संसद को होता है, जिसमें हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो दोस्तों, आज यहीं तक प्रश्न था। आज हम लोगों का थोड़ा कम ही प्रश्न लाए गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रश्न थे। इसे आप लोगों ने, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हल किया होगा और अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।